सब्सक्राइब कीजिए हिंदी भाषा चैनल को और भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में, आपकी परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से, जिसमें 5 नंबर होगा गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 नंबर होगा काव्य साहित्य के इतिहास से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि जब हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो हमारे प्राचीन विद्वानों ने पठन और पाठन की सुविधा के लिए हिंदी को 4 प्रमुख कालों में बांटा है। आप देखें कि पहला काल है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। पूरे हिंदी साहित्य का जो विशाल समय है उसको हमारे विद्वानों ने 4 प्रमुख भागों में बांट दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये देखें, आदिकाल या वीरगाथा काल, इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। भक्ति काल, इसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल का समय है संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से अब तक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सन और संवत में अंतर होता है। संवत सन से 57 वर्ष आगे चलता है। अब आप देखें कि अगर संवत 1050 से 1375 को आप सन में बदलना चाहें तो ये 993 से 1318 तक बैठेगा। ठीक इसी तरह 1375 से 1700 तक को आप सन में बदलेंगे तो 1318 से 1643 तक आएगा। इसी तरह 1700 से 1900 तक को अगर आप सन में बदलेंगे तो 1643 से 1843 तक आएगा और 1843 को राउंड फिगर में 1850 कर लिया गया है। और आखिरी जो हमारा आधुनिक काल है, जो कि संवत 1900 से अब तक हमारे विद्वानों ने माना है, उसको अगर आप सन में बदलेंगे तो 1850 से अब तक आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात और कि सन और संवत का अंतर तो है ही, उसके बाद ये जो आपके चारों काल हैं, आदिकाल या भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इनमें हमारे विद्वानों में, हमारे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उनमें तमाम मत भिन्नता पाई जाती है। मतलब कई लोग कई तरह की चीज़ों को मानते हैं। तो आप सन में कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि आपकी किताब में कुछ और लिखा हो, किसी और प्रकाशन की किताब में कुछ और लिखा हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारे विद्वानों के मतों का निचोड़ है। हमें सन के मामले में किसी विवाद में नहीं पड़ना है। जैसे यहीं देख लें 1843 या 1850, तो कोई भी सन या कोई भी जो ये काल है, ये किसी बच्चे की तरह नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ एक ही है, दूसरी नहीं हो सकती। ये तो भाषा का विकास है, ये चलता रहता है। कुछ महीने, कुछ साल, कई 100 साल तक चल सकता है। इसलिए इसमें थोड़े बहुत लचीलापन बना रहता है। अब आगे देखें कि आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, पूरे हिंदी साहित्य को हमारे विद्वानों ने 4 भागों में बांट दिया। अब आपको क्या पढ़ना है कि प्रत्येक काल का समय, उसके अन्य नाम, वह नाम किन किन विद्वानों ने दिया है, उस काल की विशेषताएं और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। एक काल के अंतर्गत आपको इतनी चीज़ें चाहिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला काल है आदिकाल या वीरगाथा काल। इसके 2 नाम है, आदिकाल या वीरगाथा काल। आप इस तरह पढ़ोगे, आदिकाल या वीरगाथा काल। आगे की चर्चा हम करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। हेडिंग आपकी होगी आदिकाल। आदिकाल। अब इसके अन्य नाम, आदिकाल के और अन्य नाम हैं। आइए हम देखते हैं कि अन्य नाम क्या क्या हैं। अब 2 तो आपने देख लिया, आदिकाल या वीरगाथा काल, 2 नाम आपको पहले मिल गए। अब तीसरा नाम देखें, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल और अपभ्रंश काल और प्रारंभिक काल।
ये कुछ प्रमुख काल हैं। आदिकाल के अन्य नाम आप देखें, आदिकाल या वीरगाथा काल आप जान चुके हैं। उसके बाद इसके अन्य नाम है चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, अपभ्रंश काल और प्रारंभिक काल। ये प्रमुख नाम हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल के 2 अन्य नाम लिखो। देखो, आपकी परीक्षा बहुविकल्पीय है या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आया तो इनमें से वो पूछ लेगा कि सिद्ध सामंत काल किस काल का नाम है, तो आप तुरंत बता दोगे आदिकाल या वीरगाथा काल का नाम है। या वो पूछ लेगा बीज वपन काल किस काल का नाम है, या ऐसे पूछ लेगा कि वीरगाथा काल के 2 अन्य नाम लिखो, तो आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि अन्य नाम इसके चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल, ये नाम है। आप इनकी बेहतर तैयारी कर लें। अब एक अंदर की बात ये बताऊं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चारण काल नाम किसने दिया। हालांकि इसकी संभावनाएं कम हैं, लगे हाथ हम देख लेते हैं कि चारण काल एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान थे, डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने इसे चारण काल कहा, पहले काल को। संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी, बहुत मशहूर साहित्यकार थे, उन्होंने कहा। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा। और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। तो आदिकाल के अन्य नाम हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रवृत्तियां या विशेषताएं मतलब इस काल की कविताओं में क्या क्या चीजें थीं, इस काल की कविता किस विषय पर लिखी गई, उस कविता की क्या क्या विशेषताएं थीं, ये हमें पढ़ना है। आइए, विशेषताओं में नंबर 1, रासों या रास ग्रंथों की प्रधानता, पहली विशेषता ये थी। दूसरी विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस काल में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा खूब होती थी। और तीसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन। चौथी विशेषता ले लीजिए, राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव। और पांचवी विशेषता ले लीजिए कि डिंगल भाषा। डिंगल भाषा। और एक और अगर लिखना चाहें तो श्रृंगार और वीर रस इस काल की कविताओं में मिलते थे। अब आप देखें कि इस काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या क्या हैं। रासों या रास ग्रंथों की प्रधानता, मतलब इस काल में जो लिखे गए वो अधिकतर उनके आगे पीछे लगा होता था। जैसे पृथ्वीराज रासो लगा है तो रासो और रास ग्रंथ ज़्यादा मिले। दूसरा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। जो कवि कविताएं लिखता था, पुस्तकें लिखता था, वह जिस राजा के आश्रित होता था उसकी प्रशंसा में बढ़ा चढ़ा के बातें लिखता था। तीसरा, युद्धों का सजीव वर्णन। युद्ध जब होता था तो ऐसी कविताएं कवि लिखते थे कि आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, सजीव वर्णन करते थे। और डिंगल भाषा, उस काल की जो भाषा थी वो डिंगल या पिंगल भाषा कहलाई जाती थी। और श्रृंगार और वीर रस दोनों में कविताएं इस काल के कवि करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं हम कि इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या थीं। एक काल के अंतर्गत आपको ये देखना है कि उस काल का समय क्या है, उसके अन्य नाम क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब उस कविता में क्या चीज़ है, और उस काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। अब इस काल के हम प्रमुख कवि लिखते हैं। प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं।
इस काल के कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए नंबर 1, दलपति विजय, ये कवि हैं और इनकी रचना का नाम है खुमार रासो। खुमार रासो। नंबर 2, नरपति नाल है, इनकी रचना का नाम है बीसल देव रासो। नंबर 3, जगनिक, इनकी रचना का नाम है परमाल रासो और इसे आल्हखंड भी बोलते हैं। आल्हखंड, आल्हा जिसे कहते हैं, एक हमारे उत्तर प्रदेश का लोकगीत है आल्हा, जो कि पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में बहुत अच्छे तरीके से गाया जाता है। आल्हा जो वीरता का काव्य है, सुन करके लोगों के हाथ पैर फड़कने लगते हैं, खासकर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उसका शुद्ध नाम परमाल रासो नाम से पुस्तक छपी थी। नंबर नल सिंह, नल सिंह, इन्होंने एक पुस्तक लिखी विजय पाल रासो, और जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसे लिखा है चंदवरदाई ने, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और फिर छठा नाम ले लेते हैं शालिभद्र सूरी, रा पर छोटे की मात्रा। शालिभद्र सूरी ने जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है भरतेश्वर बाहुबली रास। यद्यपि इन्होंने कई रचनाएं की हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचना है उसका उल्लेख मैं आपके सामने कर रहा हूँ, भरतेश्वर बाहुबली रास। एक रचना और ले लेते हैं जिनधर्म सूरी, जिनधर्म सूरी, इन्होंने लिखा स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास। एक और रचना ले लेते हैं, इन्होंने लिखा आसगु, ये हैं कवि, और इन्होंने लिखा चंदन बाला रास। अब आप देखें कि इस काल के मतलब आदिकाल या वीरगाथा काल के जो प्रमुख कवि हैं वो ये हैं दलपत विजय, नरपत नाल, जगनिक, नल्ल सिंह, चंदवरदाई, शालभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी और आसगु। यद्यपि ढेर सारे कवि थे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी हैं हम उन्हें आपके सम्मुख ला रहे हैं। और उनकी ये रचनाएं हैं खुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, चंदन बाला रास। है क्या ना कि ये जो जैसे ये पृथ्वीराज रासो है, अब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे चंदवरदाई, तो उन्होंने पृथ्वीराज की प्रशंसा में महाकाव्य लिख दिया। ठीक ऐसे ही राजा खुमार की प्रशंसा में दलपत विजय ने खुमार रासो लिख दिया, बीसलदेव की प्रशंसा में नरपत नाल ने बीसलदेव रासो लिख दिया, राजा परमाल की प्रशंसा में परमाल रासो लिख दिया, इस तरह। और आप देखें कि ये रासो 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 मतलब जो आपने विशेषता लिखी है रासो या रास ग्रंथों की प्रधानता, वो इस काल की विशेषता है। और इधर देख लीजिए बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास और चंदन बाला रास, ये रासो या रास ग्रंथ लिखे गए ज़्यादा। तो इस तरह से इस काल के कवि और प्रमुख रचनाएं हो गई। अब देखो इसमें प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे या अतिलघु आएंगे, आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि अतिलघु प्रश्न पढ़कर, बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़कर आप हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों के ठीक से उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैं आपको थोक में ये बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं एक दो बार पढ़ ली तो चाहे जो प्रश्न आए आप उसका समाधान तुरंत कर देंगे, उसका उत्तर दे देंगे। मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न आए कि जगनिक की रचना इनमें से कौन सी है, अब वो 4 उत्तर दे देगा, 3 उत्तर गलत होंगे, एक सही होगा, परमाल रासो या आलखंड, या वो पूछ ले कि आलखंड का शुद्ध नाम क्या है, या परमाल रासो का उपनाम क्या है, या परमाल रासो किसने लिखा। तो आप सारे प्रश्नों का जो भी प्रश्न आएगा उन सबका उत्तर आप दे सकते हो। दूसरा मान लो पूछ ले बीसलदेव रासो किसने लिखा, 4 विकल्प हों दलपत विजय, जगनिक, नरपत नाल और नल्ल सिंह। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो कैसे भी प्रश्न क्यों ना आए आप इनका उत्तर बड़े प्यार से दे सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जो इस आदिकाल और वीरगाथा काल की रचना साहित्य थे, प्रमुख साहित्य देखिए, प्रमुख साहित्य इस काल में, तो इस काल में 5 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, नाथ, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है रासो साहित्य और 5वां है लौकिक साहित्य। ये 5 तरह के साहित्य आपको आदिकाल और वीरगाथा काल में मिलते हैं। सिद्ध साहित्य, ये 84 सिद्ध थे, 84 सिद्ध थे जो कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये 84 सिद्ध थे। तो उन सिद्धों ने जो रचना की उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। और सिद्धों में जो सबसे प्रमुख थे उनका नाम था सरहपा या सरहपाद उन्हें कहते हैं। तो सरहपाद को सरहपा अक्सर लोग कहते हैं। तो सरहपा को लेकर के सरहपा, लोइया, लोइपा, डोम्मेपा, कोरिपा, कणहपा, इस तरह से 84 सिद्ध थे। तो सिद्धों ने जो रचना की वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आई। नाथ साहित्य, आप जानते हैं कि ये 11 नाथों का, 11 नाथ थे, इनका जिक्र मिलता है। ये 13वीं शताब्दी के थे और इसमें प्रमुख गुरु गोरखनाथ थे, जिन्होंने शंकर भक्त की अलख पूरे देश में जगाई, वो गुरु गोरखनाथ थे। नाथ साहित्य का प्रणयन उन लोगों ने किया। जैन साहित्य, ये जितने रास ग्रंथ हैं ना, ये भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, चंदनबाला रास, ये रास ग्रंथ जैन साधुओं ने लिखे हैं, तो इन्हें जैन साहित्य के अंतर्गत माना गया है। और रासो साहित्य आप देख लें, खुमार रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, ये सब मिलकर रासो साहित्य का निर्माण करते हैं। और लौकिक साहित्य बचता है, इनके बाद जो साहित्य बचा उसे लौकिक साहित्य कहा गया, जिसका प्रमुख ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा। ये है ढोला मारूरा दूहा, ये प्रमुख ग्रंथ है। इसके लेखक हैं इसके रचयिता हैं कुशल राय वाचक। ये आदि लौकिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। तो आपने देखा कि प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख ली, प्रमुख साहित्य जो 5 तरह की इस काल में साहित्य लिखे गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रमुख साहित्यों में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। इसके बाद आता है हमारा गद्य। इस काल में गद्य भी लिखा गया था। अब गद्य में प्रमुख 3 रचनाएं हैं। नंबर 1 रचना है राउल बेली। राउल बेली, ये 10वीं शताब्दी की रचना है, 10वीं शताब्दी की रचना है ये। और ये है शिलांकित कृति, शिलांकित कृति है ये, मतलब 10वीं शताब्दी की। आप सोचें कि सन 1100 के आसपास ये राउल बेल लिखी गई। तो आजकल की तरह उपलब्ध संसाधन नहीं थे कि आज आप पेन से लिखते हैं, बहुत अच्छी पेन से आप लिख रहे हैं, कागज़ बहुत अच्छा है, आपके सामने टाइपराइटर है, जो चाहें वो कर लें। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, कागज़ तक का आविष्कार नहीं हुआ होगा। लोग कपड़े पर, भोजपत्रों पर और तरह तरह के अन्य वनस्पतियों पर, पत्रों पर, सागौन के पत्तों पर, इस तरह की चीज़ों पर लिखते थे। खड़िया से लिखते थे, कोयले से लिखते थे, धूल से लिखते थे, बहुत मुश्किल का काम होता था। उन दिनों शिलांकित मतलब शिला पर, पत्थरों पर लिखी गई ये कृति है। आप सोचें कि छेनी और हथौड़ी से ये कृति लिखी गई होगी, शब्द कैसे लिखे गए होंगे, बहुत मुश्किल का काम रहा होगा। राउल नाम की नायिका है इसमें, राउल ये नायिका है, इसका नखशिख वर्णन हुआ है। राउल नायिका का नखशिख वर्णन। नखशिख का मतलब है कि नाखून से लेकर, नख माने नाखून और शिख माने शिखा, चोटी, नाखून से लेकर और शिखा तक के सभी अंगों और उपांगों का वर्णन इसमें किया गया है। ये गद्य में लिखी गई है। ये है चंपू। चंपू का मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन ये गद्य के अंतर्गत आती है। और जो दूसरा ग्रंथ मिलता है
उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये पुस्तक का नाम है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये 12वीं शताब्दी की रचना है और इसे लिखा है पंडित दामोदर शर्मा। ये है व्याकरण ग्रंथ, ये व्याकरण ग्रंथ है। और इसकी जो भाषा है, ये जो राउलवेल की जो भाषा है, ये तो राजस्थानी है, राजस्थानी गद्य में लिखा गया है। और इसकी जो भाषा है वो है कौशली, पुरानी कौशली, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि की एक बोली है, उसमें लिखा गया है। और जो तीसरा गद्य मिलता है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। इसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो ये 3 प्रमुख गद्य के भी ग्रंथ मिलते हैं। अब कुछ बातें रह गई कि जैसे प्रथम कवि ये हुए सरहपा या सरहपाद भी इनका नाम मिलता है। और प्रथम रचना ये है श्रावकाचार। इसे लिखा है आचार्य देवसेन ने, जैन साधु थे आचार्य देवसेन। अब देखें कि सरहपा, अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि जब प्रथम कवि सरहपा हैं तो प्रथम रचना उनकी क्यों नहीं? इसका समाधान यह है कि सरहपा एक सिद्ध साधु जैसे थे, बौद्ध धर्म के सिद्ध योगी थे ये, तो इनकी कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं मिलती। दोहा कोश, चर्यापद, मुक्तक रचनाएं मिलती हैं जो कि पुस्तक के रूप में आ ही नहीं पाई। बाद के हमारे विद्वानों ने खोजा है उन्हें और छपवाने की कोशिश की है, लेकिन पुस्तक के रूप में प्रथम रचना नहीं मानी जाती। तो प्रथम कवि तो माने जाते हैं कि अपभ्रंश से जिस समय हिंदी का विकास हो रहा था उस समय सरहपा हिंदी के प्रथम कवि अधिकतर लोग मानते हैं। लेकिन जो प्रथम रचना मानी जाती है वो है श्रावकाचार, जो कि आचार्य देवसेन की है। तो इस तरह से हमने आदि काल पूरा पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भक्ति काल की चर्चा करते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल का समय आप देख चुके हैं। अब हम एक वंश वृक्ष बनाते हैं भक्ति काल का। और भक्ति काल के 2 भाग, निर्गुण काव्य धारा और दूसरा खंड है सगुण काव्य धारा। मतलब भक्ति 2 तरह की मानी गई, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब है वे लोग जो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं वे निर्गुण भक्त कहलाते हैं। और जो सगुण मतलब मूर्ति की पूजा करते हैं वो सगुण पूजक कहलाते हैं। तो 2 काव्य धाराएं विकसित हुई। एक निर्गुण भक्ति करने वालों ने कविताएं लिखी, एक मूर्ति की पूजा करने वालों ने कविताएं लिखी, उन्हें सगुण काव्य धारा में रखा गया। अब निर्गुण काव्य धारा के फिर 2 खंड हुए। एक हो गई ज्ञान मार्गी धारा, ज्ञान मार्गी धारा, और दूसरी हो गई प्रेम मार्गी धारा। अब ज्ञान मार्गी धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो बने कबीर, दादू, नानक, रैदास और मलुक दास। मलुक दास की कविताएं आपने जरूर पढ़ी होंगी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलुक दास की कविता है। और प्रेम मार्गी धारा के जो प्रमुख कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी और मंझन
और कुतबन, ये प्रमुख कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतबन, ये प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवियों में थे। और अब सगुण की चर्चा कर लें, इसके भी दो भाग करते हैं। प्रथम भाग हो गया कि कृष्ण भक्ति धारा, और दूसरा हो गया राम भक्ति धारा। देखें, सगुण काव्य धारा को हमारे विद्वानों ने दो भागों में बांटा कि कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। अब कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सूरदास, नंददास, और अष्टछाप के जितने भी कवि हैं वो सब कृष्ण भक्ति धारा में आ गए। अष्टछाप में 8 कवि थे, सूरदास नंददास दोनों उसमें थे। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, छेत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सब कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में आते हैं। और राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसीदास, ये राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। अब ये वंश वृक्ष आप समझ लीजिए कि भक्ति काल के दो भाग हो गए। प्रथम भाग में निर्गुण काव्य धारा, दूसरे में सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के दो भागों में फिर विभाजन हुआ, ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा। ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा। जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे वो ज्ञान मार्गी कवि कहलाए, और जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, ईश्वर की उपासना करते थे, वो प्रेम मार्गी कहलाए। इसे ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा भी बोलते हैं। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और संत काव्य और सूफी काव्य भी कुछ विद्वानों ने हमारे कह दिया है, तो जो आसान सा लगे उसका अध्ययन कर लीजिए। अब देखें, ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, दादू, नानक, रैदास, मलुकदास, ये प्रमुख संत कवि थे जो शुद्ध ज्ञानी थे, आडंबरों का विरोध करते थे, समाज सुधार की भावना से जो रचनाएं करते थे और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। और प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और कुतबन, ये सूफी कवि भी कहलाते हैं। फिर सगुण काव्य धारा की बात करते हैं तो कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा, ये दो धाराएं मिलती हैं हमें। और कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं और अष्टछाप के सारे कवि हैं, और राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह आपने भक्ति काल का एक वंश वृक्ष देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या क्या हैं। अच्छा, इसके अन्य नाम की बात नहीं आती। भक्ति काल निर्विवाद नाम है, किसी ने विवाद ही नहीं किया कि जैसे आदिकाल को किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने संधि काल कहा, किसी ने चारण काल कहा। भक्ति काल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सबने भक्ति काल को निर्विवाद रूप से मान लिया है। और हिंदी साहित्य के जो सबसे बड़े इतिहास लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये विभाजन उनका है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था, और उन्होंने जो अवधारणा रख दी अधिकतर विद्वानों ने उनकी बात को स्वीकार किया है। तो भक्ति काल के अन्य नाम नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं और भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्तियां या विशेषताएं। अब भक्ति काल की प्रवृत्तियों में नंबर 1 है गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता मतलब गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है भक्ति काल में। नंबर 2, भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना प्रधान रही है, और चूंकि इस काल के सारे कवियों ने भक्ति में रचनाएं की हैं, भक्तिमय रचनाएं की हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल नाम दे दिया। और जो पहला काल था आदिकाल या वीरगाथा काल, तो आदि का मतलब शुरुआती काल, वो हिंदी का शुरुआती काल था, इसलिए उसे आदिकाल कहा गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा कि उस काल में अधिकतर जो रचनाएं मिलती हैं वो वीरता से भरी हुई हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरगाथा काल दे दिया था।
और इसमें भक्ति की रचनाएं थीं, इसलिए भक्ति काल नाम दे दिया। नंबर तीसरा, तो भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पहले कवि हैं कबीरदास, उनकी एक ही रचना है जैसा कि आप जानते हैं, बीजक। फिर मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, उनकी 3 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। यद्यपि रचनाएं इनकी ज़्यादा हैं लेकिन 3 प्रमुख हैं। फिर मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, फिर सूरदास आते हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। फिर नंददास आते हैं, रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, ये नंददास की रचनाएं हैं। और फिर तुलसीदास आते हैं जो सबसे बड़े कवि हैं, सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं। इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। और रामचरितमानस तो आप जानते हैं जो पूरे विश्व की बेजोड़ पुस्तक है, पूरे संसार का जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। तो इस तरह आपने देखा कि भक्ति काल की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत कर दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं रीतिकाल की। अब जो आखिरी काल है हमारा है रीतिकाल। आप देखें कि रीतिकाल के जो अन्य नाम हैं वो श्रृंगार काल, कला काल और अलंकृत काल, ये 3 नाम रीतिकाल को अन्य विद्वानों ने दिया है। अब रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं देखिए। रीति ग्रंथों की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, श्रृंगारिकता और ब्रज भाषा की प्रधानता, ये रीतिकाल की विशेषता है। रीतिकाल की जो सबसे खास विशेषता है वो ये है कि इस काल में जो कवियों ने रचनाएं की वो श्रृंगार रस से भरी हुई थी। नायिकाओं के बाह्य सौंदर्य, नायिकाओं के सौंदर्य की प्रशंसा उन्होंने की थी ज़्यादा। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लीजिए। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक बताया है, लेकिन अन्य विद्वानों के अनुसार केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक ठहरते हैं। केशवदास की यद्यपि 12 रचनाएं हैं लेकिन 3 प्रमुख हैं, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका। दूसरे हैं चिंतामणि, इनकी प्रमुख रचना है कविकुल कल्पतरु। तीसरे कवि हैं देव, इन्होंने काव्य रसायन और रस विलास 2 प्रमुख रचनाएं हैं। यद्यपि इनकी 72 रचनाएं बताई गई हैं लेकिन प्रमुख 2 रचनाओं का उल्लेख आपके सम्मुख मैंने किया है। चौथे कवि हैं बिहारी लाल, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। सतसई नाम की पुस्तक लिखी, 700 दोहों की एक पुस्तक लिखी। 700 दोहे होने के कारण इसका नाम सतसई, 713 या 719 दोहे माने जाते हैं। फिर 5वें कवि हैं मतिराम, जिन्होंने रसराज और ललित ललाम 2 पुस्तकों की रचना की। फिर भूषण आते हैं, शिवराज भूषण, इनकी प्रमुख पुस्तक है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, 3 पुस्तकें प्रमुख हैं। भूषण की एक खासियत है कि रीतिकाल में सारे कवियों ने श्रृंगार में डूबी हुई रचनाएं की, लेकिन भूषण ने वीरता की रचनाएं की, ये सबसे अलग हैं। और सेनापति आते हैं, जिन्होंने कवित्त रत्नाकर नाम की पुस्तक लिखी जिसमें श्री राम का भी वर्णन है। और फिर घनानंद आते हैं, जिन्होंने सुजान हित नामक पुस्तक लिखी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास, और रीतिकाल में वीर रस की रचना जिसने की वो महाकवि भूषण है। एक बात और आपको बतानी रह गई, वो ये है कि इसकी 3 धाराएं हैं। 3 धाराएं हैं। नंबर 1 रीतिबद्ध धारा, नंबर 2 रीति सिद्ध धारा, और नंबर 3 है रीति मुक्त धारा। रीतिबद्ध धारा में केशव, चिंतामणि और ऊपर के सारे कवि आते हैं। रीति सिद्ध में सिर्फ बिहारी आएंगे और इसमें घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव, मतलब जिन लोगों ने रीतिकाल के नियमों में बंधकर रचना की वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। जिन्होंने रीतिकाल के नियमों में बंधकर रचना नहीं की बल्कि स्वयं उनके कविता में रीतिकालीन सारे तत्व आ गए, वो रीति सिद्ध कवि हैं। और रीति मुक्त वह हैं जिन्होंने इस काल की जो प्रथा थी उससे मुक्त होकर रचनाएं की। हाँ, रीतिकाल के समय में आए इसलिए रीति मुक्त कहलाए। तो इस तरह हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों कालों का बेहतर ढंग से अध्ययन कर लिया है।
और भक्ति काल आप प्लेलिस्ट में जाकर, इंटरमीडिएट की प्लेलिस्ट में या कक्षा 11 की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आधुनिक काल की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है, इसलिए आप बेफिक्र होकर ठीक से अध्ययन करें।